Ozymandias is a very beautiful and lyrical poem by Percy Bysshe Shelley. Shelley was a romantic poet who wrote poetry for the grand good of humanity. He was the contemporary of Byron, Keats, Wordsworth, and Coleridge. In this poem, he has described the futility of human life. Actually, he wants to say that pride, grandeur, pomp and show, all things are prone to decay. Nothing is permanent. Everything has an end except our noble deeds. This is an ironic poem which describes the pride of man and the wretched reality of his life. Man becomes proud by success. The poet invites our attention to the transitory aspects of life with the help of a statue. वो कहता है कि our good deeds can give glory and lasting life as bad deeds are a curse to man. वो कहना ये चाह रहा है कि वर्चू एग्जिस्ट करती है, हमारे नोबल डीड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंसान की प्राइड, उसका ग्रैंडर, उसका पॉम्प एंड शो वो लास्टिंग नहीं रहते. They are prone to decay. Let's start with the text. In the very first line, the poet is saying, I met a traveler from an antique land. He's saying that he met a traveler who has come from a land very far off in Egypt, and he told the poet that he saw there two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Vast, big, trunkless, बगैर धड़ के, बॉडीलेस. कि वहाँ उसने डेजर्ट में एक ऐसा स्टोन का मुजस्मा देखा जिसका धड़ नहीं था, सिर्फ दो टांगें पड़ी हुई थीं. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies. Visage, face, चेहरा, shattered, broken. और उनके पास ही रेत पे धंसा हुआ एक चेहरा पड़ा हुआ था. Whose frown and wrinkled lips, जिसके चेहरे का गरूर और expressions of anger, frown, expressions of anger, गरूर, pride, and wrinkled lips and folded lips, and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read. कि उसके चेहरे पे जो एक तमस्खुराना हंसी थी, स्नीयर, तमस्खुराना हंसी, कोल्ड कमांड, ऑर्डर, जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस थे ऑर्डर के, हुक्म के, और तमस्खुराना हंसी थी, उनको देख के जो रीडर है ही कैन से कि स्कल्प्टर ने, जो मुजस्मा साज ने उन पैशंस को, जो एक्सप्रेशंस थे, उनको बहुत क्लियरली डिपिक्ट किया है, प्रिंट किया उसके चेहरे के ऊपर, उस मुजस्मे की बॉडी के ऊपर. विच येट सर्वाइव, जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहे थे. स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस बेजान चीज़ें. स्टैम्प्ड ऑन, प्रिंटेड ऑन, कि ऑल दीज थिंग्स वर प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू बाय द स्कल्प्टर. कि जो मुजस्मा साज था उसने उसके चेहरे पे जो तमस्खुराना हंसी और हुक्म के जो एक्सप्रेशंस थे इतने अच्छे से डिपिक्ट किए कि अभी तक वो एग्जिस्ट थे और देखने वाला इन एक्सप्रेशंस को क्लियरली रीड आउट कर लेता है. द हैंड दैट मॉक्ड देम, मॉक्ड जिसको इमिटेट करना कहता है, इमिटेट करना, नकल करना, कि वो जो मुजस्मा साज का हाथ था बड़े अच्छे से उनको इमिटेट किया, कॉपी किया उनको, एक्सप्रेशंस को, ऑर्डर्स को. एंड द हार्ट दैट फेड, यहाँ पे हम हार्ट लेंगे ओzymandias से, कि ओzymandias जो किंग था उसके दिल में वो जो एक्सप्रेशंस थे उनको बड़े अच्छे से रीड आउट करके और उस मुजस्मा साज ने प्रिंट कर दिया उसके चेहरे के ऊपर, उसके फेस के ऊपर. एंड ऑन द पेडेस्टल दोज वर्ड्स वर अपीयर
लिखे हुए थे पेडेस्टल फुट ऑफ द स्टैचू, कि स्टैचू के कदमों पे ये अल्फाज लिखे हुए थे, तहरीर थे, माई नेम इज़ ओज़मांडियास। अब दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। देखें अब यहाँ पे उसकी जो प्राइड है किंग की, ओज़मांडियास की, वो जो किंग रामेसिस है, जो फ़िरौन है हु यूज्ड टू लिव इन इजिप्ट, उसके जो दीज आर द वेरी वर्ड्स ऑफ हिम। जब स्कल्प्टर ने उसको एंग्रेव किया पत्थर पे, उसके एक्सप्रेशंस को, अहकामात को, तो किंग ने वो जो वर्ड्स थे वो लिखवाए थे अपने पेडेस्टल पे कि तुम ये वर्ड्स लिखो। वो वर्ड्स क्या थे? माई नेम इज़ ओज़मांडियास, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओज़मांडियास है और मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड स्पेयर। अब ये दो लाइनें हैं, आप इन्हें आप ज़रा गौर करें। दीज आर आयरॉनिक इन नेचर, इनमें आयरनी है। आयरनी आप पेन डाउन कर लें इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट इसकी। आयरनी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच and one of the most widely known literary devices. It is defined as the use of words to convey a meaning that is opposite of what is actually said. अब यहाँ पे देखें वो किंग क्या कह रहे कि लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड स्पेयर, कि वो जो आने वाले बादशाह थे या वो जो आने वाले लोग थे जिनके लिए उसने ये मॉन्यूमेंट बनवाया उस मुजस्मा साज से कह के, और ये वर्ड्स तहरीर करवाए, माई नेम इज़ ओज़मांडियास किंग ऑफ किंग्स, कि वो कह रहा है कि मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ और मेरे कामों को देखो, वो जो मेरे माइटी स्ट्रॉन्ग बुलंदो बाला मैंने काम किए हैं उनको देखें, ताकि आप लोग मेरी ग्रैंडवर को और मेरे पॉम्प एंड शो को रियलाइज़ कर सकें। और एक्चुअल क्या है, वो रियलिटी में क्या है? रियलिटी में क्या है? टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन आर लाइंग देयर। और जो चेहरा है उसका, जो विसेज है, दैट इज आल्सो ब्रोकन एंड लाइंग विद देम। कि मुजस्मा वक्त के साथ अपनी जो हैयत है, जो उसकी अपनी शक्ल है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर पाया, तो वो जो उसके मॉन्यूमेंट्स है, हाउ कुड दे एग्जिस्ट? तो यहीं पे आयरनी डिपिक्ट हो रही है, रिवील हो रही है ओज़मांडियास की, कि इंसान के जो काम है, जो नोबल काम है, ओनली दोज वर्क्स एग्जिस्ट। आपका जो प्राइड है, आपका जो ग्रैंडवर है, वो आपकी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती इन द एंड। तो जो नोबल वर्क्स हैं सिर्फ वही एग्जिस्ट करेंगे। और यहीं पे आयरनी है इसकी, इस पूरे पोइम का जो मेन मैसेज है, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है इसका, दैट इज़ लाइंग इन दीज टू लाइन्स। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं? नथिंग बिसाइड्स रिमेन, कुछ बाकी नहीं रहा। राउंड द डिके, फना है, ख़त्म हो जाना है। एवरीथिंग इज प्रोन टू डिके, एवरीथिंग हैज़ एन एंड ऑफ दैट कोलोजल रेक। कोलोजल ह्यूज, बिग, रेक डिस्ट्रक्शन, तबाही है, एक बहुत बड़ी तबाही है। बाउंडलेस एंड बेयर, बेयर एक्सपोज्ड, न्यूड। द लोन, यहाँ पे लोन अलोन के मायने में यूज़ हुआ है, तन्हा। एंड लेवल सैंड स्ट्रेच्ड फॉर अवे, अब क्या पड़ा है? एक तन्हा रेत है, रेत का सहरा है जो कि बिखरा पड़ा है, और उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। इनके वक्त की और उसके हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो जो स्टैचू है उसकी जो अपनी हैयत है, या वो जो उसका अपनी स्ट्रक्चर है, वो ही कायम नहीं रही वक्त के साथ। तो शैले ने बेसिकली इस पोइम के ज़रिए ये मैसेज कन्वे किया है बीइंग्स को, पर्सन्स को, कि इंसान के जो नोबल डीड्स हैं सिर्फ वो ही एग्जिस्ट करते हैं। सो वी शुड बी काइंड टू द पीपल ऑफ अल्लाह, कि अगर हमने अपना नाम रखना है आने वाली दुनिया तक, तो फिर हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हमारे नाम को बुलंद रख सकें। ये प्राइड है, आपकी माइट है, ग्रैंडवर है, पॉम्प एंड शो है, ये चीज़ें इन द एंड, ये एवरलास्टिंग नहीं है। दे आर प्रोन टू डिके, ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। दैट्स ऑल विद इट।
अब मैं उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स हैं मैं अभी साथ ही पेन डाउन कर रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना. थैंक यू बेटा. These are the difficult meanings of the words which I have selected from the poem Ozymandias. The first one is antique, ancient या far off कह लें आप इसको. Trunkless, without body, बगैर धड़ के. Shattered, broken. Visage, face. Frown, expressions of anger. Wrinkled, folded, mocked, copied कह लें आप इसे या imitated कह लें. नकल करना. Colossal, huge. Wreck, destruction, तबाही. Lone, alone. Now this poem is completed and now we are starting with the next poem, The Hollow Man. That's all with it. The Hollow Man is written by T.S. Eliot, who is a modern poet. Actually, in this poem, he is describing the modern man dilemma because the modern man is away from spirituality and values. अगर हम इसकी थीम पे जाएं तो we see that this poem is a bitter criticism of modern man's illusions and ignorance. He says that modern man is devoid of spirituality. They have forgotten the purpose of their life. They are worthless because they are without knowledge and wisdom. They are stuffed mummies. Their conversations and actions are meaningless. Actually, कहना ये चाह रहा है poet कि this poem is about the what happened after world wars. Actually, this poem tells us about the aftermaths of two deadly world wars, that is World War I and II. That actually what happened with the fate of man and what were the consequences which he had to bear after these wars. कि इंसान ने इन दो जंगों के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसे बियर करने पड़े या क्या उसकी फेट थी. व्हाट वाज द फेट विच ही हैड टू कन्फ्रंट. हिरोशिमा नागासाकी की एग्जांपल हमने सुनी है कि वर्ल्ड वॉर II में अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी जापान के दो शहर हैं वहाँ एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए और रिज़ल्ट ये है कि आज इतने साल गुजरने के बाद भी वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो प्लांटेशन है, वो ग्रो नहीं होती और जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं दे आर डेफ एंड डम. वो ना बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं. और मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड इन दोज वॉर्स. इस चीज़ से वी कैन डिड्यूस कि हाउ कैन a man can be so ruthless for the other human being. अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी है या इवन ह्यूमैनिटी है हमारे अंदर कि हम इंसान हैं तो हाउ कैन वी मेक डेड टू द अदर मैन. क्या हम उसे कैसे स्लेन कर सकते हैं, हम उसे कैसे मार सकते हैं अगर हम इंसान हैं. यही जो एक नोशन है इस नोशन को एलैबोरेट करने की कोशिश की है T.S. एलियट ने अपनी इस पोएम हॉलो मैन में. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम उसने लिखी है द वेस्टलैंड. और वेस्टलैंड भी उसकी इसी एक नोशन के ऊपर घूमती है. इसी आइडिया को वो एनकम्पस करता है. ये जो आइडिया मैंने आपको अभी रिपीट किया है कि जो वैल्यूज़ हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है वो इंसान के अंदर अब नहीं है. और ये जो मॉडर्न मैन का बेसिकली डायलेमा ही यही है. Now let's start with the text, The Hollow Man. We are starting with the very first line. We are the hollow man. अब now the poet is saying कि we are. अब we किसे कह रहा है वो human beings को कह रहा है कि human beings are the hollow man. They are empty from within.
अब अंदर से खोखले हो चुके हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन। स्टफ्ड मैन, मम्मीज़। क्या मम्मीज़ की तरह है, हमारे अंदर सोल नहीं है, रूह नहीं है हमारे अंदर, कि वी हैव बिकम लाइक मम्मीज़। लीनिंग टुगेदर, कि वी आर लाइक रोबोट्स। वी लीन झुकना। वी बेंड टुगेदर लाइक रोबोट्स एंड वी हैव द हेड पीसेस फिल्ड विथ स्ट्रॉज। स्ट्रॉ क्या होते हैं आपके तिन के, मतलब हमारी जो माइंड्स है, हेड पीसेस, माइंड को कह रहे हैं, ब्रेन को कह रहे हैं कि ब्रेन्स के अंदर स्ट्रॉ भरे हुए हैं, भूसा भरा हुआ है। अलास, अफसोस, सद अफसोस। आवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर। विस्पर, स्पीक क्वाइटली, सरगोशी करना। कि जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ इतनी खोखली हो चुकी है कि हम ऐसे बोलते हैं जैसे हम सरगोशी कर रहे हैं। एंड वी आर एज क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन द ड्राई ग्रास। के खुश्क ये जो ग्रास है उसमें से जो गुज़रती है हवा सरसराती हुई, हमारी आवाज़ें भी ऐसे ही गुजर जाती हैं और कोई इनका मीनिंग नहीं है। वी आर क्वाइट एंड व्हेन वी स्पीक, हमारी जो आवाज़ें हैं वो खोखली हो गई हैं, हम स्लो बोलते हैं, हम क्वाइट बोलते हैं। और रैट्स फीट ओवर द ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर। सेलर बेसमेंट, तह खाना। कि तह खाने में जब ये चूहे चलते हैं तो इतनी खामोशी होती है वहाँ पे कि उनके चलने की हमें आवाज़ भी आती है। कि जैसे वो ब्रोकन ग्लास, वो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं, जब उनके ऊपर चल रहे होते हैं तो जो उनकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो कह रहे हैं हमारी आवाज़ें भी ऐसे ही खोखली हो चुकी हैं, हमारी आवाज़ें भी ऐसे ही गूंजती हैं कि जैसे वो रैट्स के फीट की आवाज़ें गूंज रही होती हैं। बताना वो चाह रहा है कि इस दुनिया में इतनी खामोशी हो चुकी है कि इंसान की जो आवाज़ है उसकी गूंज जो है वो ऐसे ही है जैसे रैट के चलने की आवाज़ गूंजती है। द नेक्स्ट 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसका अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, बोर्ड में। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर्स विदाउट मोशन। वो कहना ये चाह रहे हैं कि वी डू हैव शेप्स बट इनसाइड देयर इज़ नथिंग। कि हमारी शेप तो है, हैयत तो है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। वी ओनली सीम टू बी वॉकिंग सोल्स बट एक्चुअली वी आर नॉट इवन दैट। पैरालाइज्ड, क्रिपल्ड, कि वी हैव द क्रिपल्ड फोर्स। हमें जो फोर्स है, जो ताकत है हमारी, उसमें ताकत नहीं रही। जेस्चर्स विदाउट मोशन, कि हम जेस्चर्स तो करते हैं, इशारे तो करते हैं, लेकिन उसमें हरकत नहीं होती। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज़। अब ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज़ टू डेथ्स अदर किंगडम। अब डेथ्स अदर किंगडम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरी दुनिया की, आलम अरवा की, जो एटर्नल लाइफ है, जो एटर्नल वर्ड है। कि वहाँ पे जो लोग जा चुके हैं, जो मर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल नॉट एट लॉस्ट, कि उनको नहीं पता कि वी आर द लॉस्ट बींग्स। वो नहीं जानते कि वी आर द लॉस्ट बींग्स, वायलेंट सोल्स। कि वी हैव द वायलेंट सोल्स, वी हैव द एम्प्टी सोल्स, बट ओनली एज द हॉलो मैन, द स्टफ्ड मैन। कि वी आर द हॉलो फ्रॉम विद इन एंड वी आर द स्टफ्ड विद द ममीज़। हमारे अंदर रूह नहीं है, हमारे अंदर जान नहीं है, हमारे अंदर ज़िंदगी नहीं है। कि हम रोबोट्स की तरह चलते हैं, रोबोट्स की तरह लीन करते हैं, मूव करते हैं, जेस्चर्स करते हैं और विस्पर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ज़िंदगी नहीं है। कि जो हमारी ज़िंदगी की जो खोखलापन है वो इतना सरायत कर चुका है कि उनके स्पिरिचुअलिटी नहीं है, हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। कि वी हैव लॉस्ट द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट कि T.S. Eliot has depicted very clearly the modern man dilemma in this poem। बल्कि वो इन्वोक कर, प्रोवोक कर इंसान को टू थिंक ओवर इट, टू चेंज योर सेल्फ। जो वैल्यूज़ हैं, वी शुड हैव वैल्यूज़ इन आवर लाइफ्स। कि हम उनको वैल्यूज़ को लेकर आएँ ताकि हम
जो अपनी ज़िंदगी है, जिसका मकसद हम खो चुके हैं, हम उसको दोबारा से उसको फिलअप कर सकें उसको। दैट्स ऑल विद इट। और अब हम नेक्स्ट अपनी जो पोएम है हम उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ अभी इसमें। These are the meanings of the words which are difficult. The first one is hollow, empty, stuffed man, mummies, headpiece, brain या mind कह लें, whisper, speak quietly, murmur, M-U-R, थोड़ा आगे से blurred है, कटा हुआ है, आप इसको लिख लें, M-U-R, murmur, सरगोशी करना। सेलर, बेसमेंट, तहखाना। पैरालाइज्ड, क्रिपल्ड, जो मफलूज होती है। जेस्चर्स, एक्शन, सिग्नल। वायलेंट, विशियस। दैट्स ऑल विद इट। नाउ दिस पोएम इज completed and we are starting with the next poem now.